हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, that in case you believe that these videos are helping you out in some way or the other, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आए हैं, टॉपिक एक है लेकिन दो बिल्कुल ऑपोजिट उस पे एस्पेक्ट्स और बहुत ही ऑपोजिट आर्टिकल्स, तो हमें उनको साथ में डिस्कस करना होगा। और साथ ही में डॉक्टर सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया एक एडिटोरियल ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन इंडियन एक्सप्रेस कि कैसे जो यूक्रेन की वॉर है उसके बाद एक वीकनिंग रशिया का एशिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए एशियन सेंचुरी का टाइम है, आने वाला है, तो एशिया के ऊपर हर चीज हर क्वेश्चन को एशिया से लिंक करके पूछा जा सकता है। जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है उसको एशिया से लिंक करके पूछा जा सकता है। ऑलराइट, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो इट इज अ कॉइन जिसके दो साइड्स हैं। आई विल लेट यू नो हाउ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइडेन शी लुक टू रिस्पॉन्सिबली मैनेज कॉम्पिटिशन अमिड राइजिंग टेंशंस। तो देखिए फाइनली हमें ये चीज पता थी कि बाइडेन और शी जिनपिंग यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। बेसिकली G20 समिट के शुरू होने से पहले इन्होंने बातचीत करनी थी। इट वॉज अ मच अवेटेड इवेंट। तो क्या हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और शी जिनपिंग ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं हमारे इंटेंसिफाइंग कंपटीशन को, जो हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में अभी और बढ़ने वाला है। इन देयर फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग एज लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। तो देखिए जो बाइडेन मिले हैं शी जिनपिंग से बट एज वाइस प्रेसिडेंट, और शी जिनपिंग भी जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे हु जुनताओ के टाइम पे, तब दोनों मिले हैं आपस में, लेकिन एज प्रेसिडेंट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये फेस टू फेस मिले हैं। देखिए दोनों ने अग्री किया है कि हम रिज्यूम करेंगे अपनी एंगेजमेंट ऑन इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज। अगर आपको याद हो हमने एक वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कि कैसे चाइना ने यूएस को ये बोल दिया था कि अभी तक तो हम आपके साथ क्लाइमेट चेंज में काफी कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी हर एक नेगोशिएशन में, लेकिन आप जो करना है करिए, अब तो हम क्लाइमेट चेंज में भी आपके साथ नहीं बातचीत करेंगे। लेकिन फाइनली इन्होंने बोला है कि हम रिज्यूम कर देंगे अपनी एंगेजमेंट्स को क्लाइमेट चेंज के मामले में भी, एंड दैट दे वुड वर्क टुगेदर इन मेंटेनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, इनका रिश्ता कैसे भी आगे मैनिफेस्ट होता है वो पूरे ग्लोब की इकोनॉमी को, पूरे ग्लोब की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ना ही एक दूसरे के देशों के लिए पर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी पूरे संसार की। तो फाइनली इन्होंने इस चीज पे भी बात की है। और देखिए लेकिन बात ये है दोनों कंट्रीज में बहुत डिफरेंसेस हैं, कुछ पोजीशंस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स पे, ताइवान पे। तो वो इनके जो स्टेटमेंट्स निकली हैं उसमें दिख रहा है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना डिटेल में, क्योंकि देखिए आगे जो भी आप शेप होता देखेंगे ना दोनों कंट्रीज के बीच में, या जितना भी इनका ट्रेड वॉर होगा अगर नहीं होगा, तो ये सब कुछ इस तरह का नैरेटिव जो सेट हुआ है इस मीटिंग की वजह से, आप कहीं ना कहीं इसकी ट्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इवन द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन, अब देखिए अगर हम सिर्फ कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन का एक क्वेश्चन, एक इशू है जिसका नाम है कंपटीशन। इस पे भी दोनों के बिल्कुल स्टार्कली डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे। तो अगर हम मिस्टर बाइडेन की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने क्या बोला कि यूएस विल कंटिन्यू टू compete vigorously with the PRC, including by investing in sources of strength at home and aligning efforts with allies and partners around the world। यानी कि हम vigorously कंपटीशन में जुटे रहेंगे पीआरसी के साथ, हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के सोर्सेज में, जहां हम ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाएंगे अपने डोमेस्टिक सेक्टर में भी, बल्कि हमारे जितने पार्टनर्स पूरे संसार में हैं, अलाइज हैं, उनके साथ भी हम और अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करेंगे। ओके, और साथ ही में मिस्टर बाइडेन ने ऐड करते हुए बोला दिस कंपटीशन, मतलब और ये जो कंपटीशन है, ये तो चीज ये बहुत बार बोल चुके हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं होना चाहिए, और यूएस और चाइना दोनों को मैनेज करना चाहिए अपने इस कंपटीशन को रिस्पॉन्सिबली। अब हम देखते हैं कंपटीशन के ही मुद्दे पे कैसे शी के रिमार्क्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। तो इन्होंने बोला कि बीजिंग की देखिए इनकी जो स्टेटमेंट आई है वो बिल्कुल अपने वहां के लोगों और बीजिंग के जितने भी डिस्प्लेजर हैं यूएस को लेके, जो उन्होंने अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर, देखिए सबसे बड़ा इनके बीच में बैटल है
क्योंकि यूएस और चाइना अब इसीलिए देखिए ताइवान भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, ये भी हमने चीजें डिस्कस की हैं कि कैसे ताइवान की सबसे बड़ी जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड का, बहुत हद तक जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है उसी कंपनी से आता है। तो चाइना इसीलिए ताइवान को कहीं ना कहीं इन्वेड भी करना चाहता है, क्योंकि चाइना ने जब ताइवान में नैन्सी पेलोसी जी गई तो ताइवान से उन्होंने सारे इंपोर्ट्स बंद कर दिए। चाइना ने फूड, टमेटोज एंड ऑल दैट, पर उन्होंने सेमीकंडक्टर और चिप्स बंद नहीं किए, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब, इलेक्ट्रिक हब कौन है पूरे संसार का? चाइना। तो अब देखिए, अगर आप इंपोर्ट पे इतने निर्भर हैं किसी कंट्री के जिसे आप खुद ही का पार्ट कहते हैं, ठीक है, ताइवान को, तो इससे बढ़िया इन्वेड ही कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो वही चाइना चाहता है। लेकिन यूएस क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन है, आप कह सकते हैं खुद को एक ग्लोबल पुलिसमैन समझता है डेमोक्रेसी का, तो अब कहीं पे भी कोई डेमोक्रेटिक नेशन है तो उसके रेस्क्यू में ऑफ कोर्स यूएस हैज टू कम। तो वो चाहते हैं, वो भी बहुत हद तक वहाँ के सेमीकंडक्टर से लिंक्ड हैं, उनसे परचेज करते हैं। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि सेमीकंडक्टर में जो नंबर 1 कंट्री इस समय चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो चाइना के पास चली जाए, चाइना के पास ये पोजीशन चली जाए। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर इन्होंने क्या किया, यूएस ने अभी एक लॉ निकाला कि कोई भी कंपनी जो यूएस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता चिप्स। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइट में देखा गया है चाइना की डोमेस्टिक लोगों द्वारा। तो उन्होंने कहा है, ओके, he told the US president that the current state of China US relations is, अभी उन्होंने बोला है कि जिस तरह का रिश्ता अभी हम दोनों के बीच में है, ये डेफिनेटली हमारे दोनों के ही इंटरेस्ट में नहीं है, और ना ही हमारे लोगों के। और जो रिलेशंस है, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, एक गेम थ्योरी होती है, मैथमेटिक्स में होती है वैसे तो ये, पर हम आईआर में भी पढ़ लेते हैं इसे। तो उस गेम थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है जीरो सम गेम। अब ये वर्ड अगर आप बिल्कुल नए हैं न्यूज़पेपर्स में, तो आप इतने सारे एडिटोरियल्स में बहुत जगहों पे जीरो सम गेम सुनते हैं। तो जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? इनका ये कहना है शी जिनपिंग का, कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। अब जीरो सम गेम में मतलब है कि आप आपका दुख मेरे लिए सुख, और मेरा दुख आपके लिए सुख, कोई ऐसा है ही नहीं। यानी कि अगर आप जीरो हैं तो मैं 1, अगर मैं जीरो तो आप 1, दोनों जीरो जीरो, यानी कि दोनों कॉपरेट नहीं करेंगे तो दोनों जीरो हो जाए, दोनों कॉपरेट करेंगे तो दोनों 1 हो जाए, ये बचता ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती। ठीक है, तो जीरो सम गेम में आपका दुख मेरा सुख हो जाता है। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, वे वन साइड आउट कम्पीट्स और थ्राइव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही नोटेड चाइनाज ऑपोजिशन, और साथ में इन्होंने चाइना की ऑपोजिशन के ट्रेड वॉर चालू मत कीजिए, कोई टेक्नोलॉजी वॉर सेमीकंडक्टर्स को हिंट कर रहे हैं, ये नहीं चालू होनी चाहिए। एंड इस तरह की बातें इन्होंने बोली है कि सप्लाई चेन्स में भी अगर चाइना डोमिनेट कर रहा है किसी भी तरह के फार्मास्यूटिकल्स में, एपीआईज में, तो उसे करने दीजिए, इस तरह से आप हमसे मंगवा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमसे सप्लाई चेन सीवियर कर दे। अब देखिए, साथ ही में हम देखें बीजिंग और वॉशिंगटन के जो रेड आउट्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, एंड बोथ साइड्स अंडरलाइन देयर पोजीशंस ऑन की डिफरेंसेस। अब हमने देखना है डिफरेंट है क्या दोनों के बीच में, ठीक है। तो द व्हाइट हाउस सेड, व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिलीज किया गया कि मिस्टर बाइडेन ने क्या पोजीशन रखी है अपनी शी जिनपिंग के सामने, तो वो कहती है व्हाइट हाउस की पोजीशन कि मिस्टर बाइडेन रेज्ड रशियाज, उन्होंने बोला कि रशिया की जो ब्रूटल वॉर चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, और रशिया का जो इररिस्पॉन्सिबल थ्रेट वो बार बार दे रहे हैं कि न्यूक्लियर यूज हो रहा है, डर्टी बॉम्ब कह रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो एंड सेड दैट बोथ लीडर्स अंडरस्कोर्ड देयर ऑपोजिशन, और व्हाइट हाउस का ये कहना है कि हम दोनों ने मिलके चाइना और यूएस ने मिलके अपोज किया है कि थ्रेट या यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के मामले में सही नहीं होगा। लेकिन अब चाइनीज स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी। चाइनीज स्टेटमेंट क्या कहती है, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया इस तरह के कंसर्न्स को, मतलब ऐसे रशिया की ब्रूटल वॉर वगैरह ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इनकी स्टेटमेंट में। उन्होंने बोला है कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर शी ने बोला है कि चाइना सपोर्ट करती है एंड इट लुक फॉरवर्ड टू रिजम्पशन ऑफ पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हम चाहते हैं कि पीसफुल टॉक्स हो, डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो रशिया और यूक्रेन में। अब आप इससे समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि सेम पोजीशन इंडिया की है। जब देखिए, मैं आपको बहुत बार कहती हूँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जो चाइनीज एम्बेसडर्स हैं वो आए दिन यही कहते रहते हैं कि
हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन बहुत सारे कॉमनैलिटीज भी हैं। हमने देखा है कि कैसे, अब देखिए यही स्टैंड इंडिया का भी है ना। और जैसे कि मिस्टर मोदी ने और मिस्टर शी ने, जो समरकंड समिट हुआ जो उज्बेकिस्तान में, जो SCO का समिट था, दोनों ने यही बताया कि ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो रहा है, दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर। और चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी यही कहा था कि हमसे लोग पूछते हैं तो एक हद तक ही हम डिफेंड कर सकते हैं आपका साथ देना। तो और मिस्टर पुतिन ने भी यही बोला था दैट वी अंडरस्टैंड कि दोनों कंट्रीज के लिए, आप दोनों के लिए हमें सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, हम जल्दी से जल्दी कोई रेजोल्यूशन निकालेंगे, पर वो तो सिर्फ कहने के लिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके तो एक तो ये चीज हो गई, आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे इंडिया और चाइना का स्टैंड सेम है। फिर हमने इन्वायरमेंट में देखा है कैसे इंडिया और चाइना का जो स्टैंड है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, मैं उसे सिमिलर भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि जैसे अभी हमने रिसेंटली क्या देखा था कि एंटीगुआ और बारबुडा, जो एक दो आइलैंड, ट्विन आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो करीबियन आइलैंड्स के पास है, तो उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का इशू है वो सीमित नहीं रहना चाहिए डेवलप्ड नेशंस तक, बल्कि इंडिया और चाइना क्योंकि इतने बड़े एमिटर्स हैं तो उन्हें भी क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही थी। वेल इसके बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट मैं ही आपको दे सकती हूँ, पर मैं आपको पोजीशन बताऊंगी जो इंडिया और चाइना की थी। तो इंडिया और चाइना दोनों ने ये बोला, देखिए वैसे तो हमारा बनता ही नहीं कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि हमने भी आप ही की तरह जो आप दिक्कतें देख रहे हैं, हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, हमने कुछ उसमें, हम कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पार्ट थे ही नहीं। हम अगर आज ग्रोथ स्टोरी अगर आप हमारी उठा के देख लेंगे, इंडिया और चाइना दोनों की बात कर रही हूँ मैं, हम ग्रो कर रहे हैं पर रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करके, तो बहुत यूनिक देश है हम। तो हमने दोनों ने कहा वैसे तो हमारा बनता नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट करें, पर वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के मामले में हम दोनों का स्टैंड आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि देर आर मोर कॉमनैलिटीज देन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यू शुड हैव समथिंग टू राइट, ऑलराइट। तो अभी इन्होंने साथ साथ में और मिस्टर शी जिनपिंग ने क्या बोला है दैट हम होप करते हैं कि US, नेटो और यूरोपियन यूनियन एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कंडक्ट करें रशिया के साथ। तो बेसिकली जो उन्होंने कहा, जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट से तो बिल्कुल ही अलग है ये। अब साथ ही में मिस्टर बाइडेन ऑल्सो रेज्ड कंसर्न्स के जो शिनजियांग में जिस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तिब्बत में, हांगकांग में, हांगकांग में भी आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया है कि उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। शिनजियांग में उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स इशूज, तिब्बत को तो इन्होंने फोर्सफुली इन्वेड किया था, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने बोला, और ह्यूमन राइट्स इन्होंने बोला इस चीज में तो हमने किया ही डिस्कस, और ब्रॉडली ह्यूमन राइट्स पे भी हमने डिस्कशंस की। और साथ ही में हमने US की ऑब्जेक्शंस जो हैं, बेसिकली PRC की कोर्सिव और इंक्रीजिंगली एग्रेसिव एक्शंस जो ताइवान के खिलाफ वो ले रहे हैं, हमने उसको भी रखा वो पॉइंट, ठीक है। अब बोथ इश्यूज ब्रॉड शार्प। अब देखिए अगर जो बाइडन ने शी जिनपिंग को ये बातें बोली होंगी, तो शी जिनपिंग कोई उस पे क्लैपिंग तो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ही वुड डू समथिंग, ही वुड से समथिंग, डिफेंड करेंगे, उनका नेशनल इंटरेस्ट है, उनका नेशनल सिक्योरिटी है। तो हम देखते हैं शी जिनपिंग ने क्या कहा। इन्होंने कहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत रिसेंटली कांग्रेस, जो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस कंक्लूड हुई है, उसमें भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए कि फाइनली अब हम ताइवान को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह की बातें हमने डिस्कस की थी। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी, अभी देखते हैं इनकी स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई भी कंट्री हमको चाइना को और ताइवान को, यानी कि ताइवान को स्प्लिट करने की कोशिश करती है चाइना में से, तो फिर आप समझ लीजिएगा वो आप वायलेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल इंटरेस्ट को, चाइनीज नेशन के फंडामेंटल इंटरेस्ट को। ये हो गया ताइवान पे। अब ह्यूमन राइट्स पे इन्होंने क्या कहा है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला है, अब यहाँ पे भी मैं आपको इंडिया और चाइना में कॉमनैलिटी बताऊंगी, ठीक है। तो हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने देखा कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज पे सेम है, हमने देखा कैसे हम रशियन वॉर जो हो रही है उस पे हम डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और दोनों ही हमने चाइना भी देख लीजिए, इंडिया भी देख लीजिए, हम दोनों ने न्यूक्लियर वॉर को अपोज ही किया है। तो अब तीसरा अगर हम यहाँ पे आइडेंटिकल चीज देखें, इन्होंने बोला है, पे अटेंशन टू इट, कि अगर नो कंट्री हैज अ परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी कंट्री का जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो परफेक्टली डेमोक्रेटिक होता ही नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का खुद का एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, वैसे चाइना की एक चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। और आपकी स्टाइल की जो डेमोक्रेसी है वो आपके नेशनल कंडीशंस को फेवर करती है, फिट करती है, और हमारे स्टाइल की जो डेमोक्रेसी है वो हमारे नेशनल
सिचुएशन और कंडीशंस में फिट बैठती है, एंड वी आर बोथ ऑफ अस आर फॉलोइंग देम, व्हाट्स द हार्म। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। देखिए, ताइवान पे या तिब्बत पे या हांगकांग पे हम क्यों इतना बढ़ चढ़ के इंडिया आज तक चुप नहीं बोलती और चुप रहना ज्यादातर प्रेफर करती है, क्योंकि एक इशू कश्मीर का भी है। कश्मीर भी अभी 2019 तक एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, ऑलमोस्ट ऑटोनोमस, क्योंकि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं बाहर यूनाइटेड नेशंस पे, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि कश्मीर हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी इंटीग्रिटी का पार्ट है, हमारा टेरिटरी है, तो अगर कोई भी इंसान कश्मीर के मामले में बोलेगा तो हमारे फंडामेंटल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। तो हम चाइना के ताइवान के ऊपर, चाइना के हांगकांग के ऊपर या चाइना के तिब्बत के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? और इसीलिए हम वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस थे जिसने तिब्बत को या चाइना को एक वन चाइना पॉलिसी, जो ये लोग कहते हैं कि तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग, ये सारा हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो हम उस सबसे पहले वन ऑफ द नेशंस थे जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था, वन चाइना पॉलिसी को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब हम इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो देख लेते हैं। ओके, स्विच हियर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन आपको याद होगा हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, इफ नॉट कल देन परसों, कि कैसे क्लाइमेट फाइनेंस पे दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो एक होता है जो हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसीज, जो आप स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ते हैं, वो तो शॉर्ट टर्म होते हैं, अगले 5 साल में, 10 साल में आपका क्या टारगेट है, कितने डिग्री सेल्सियस तक आप कम करोगे, कितना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी निकालोगे, ये तो बिल्कुल क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो अगर एक स्टेटमेंट आपके पेपर में आती है जिसमें ये लिखा है कि जो एनडीसीज हैं, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो क्वांटिटेटिव है, वेयर एज द लॉन्ग डेवलपमेंट प्लान्स या लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, वो क्वालिटेटिव है। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और हम देखेंगे कैसे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है द हिंदू में भी, और हम उसको साथ में देखेंगे। सो डोंट आस्क डेवलपिंग नेशंस टू एक्ट, लेट डेवलप्ड वंस रीच नेट जीरो बाय 2030। तो इंडिया ने क्या कहा है? अभी जैसे हमने एंटीगुआ और बारबुडा का केस डिस्कस किया, बहुत सारी एलिगेशंस इंडिया पे भी लगती हैं कि आप भी फंड कीजिए। बात फंडिंग की नहीं है, आप जस्ट टेक आर हिस्ट्री, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस उठा के देखिए, बहुत सारे हमने लाइन ऑफ क्रेडिट, बहुत सारा एड, ग्रांट्स दिए हुए हैं बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस को, बहुत सारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को, कि आप अपने अडेप्टेशन, मिटिगेशन के लिए पैसा यूज कीजिए। तो वी आर डूइंग आवर पार्ट वेरी नाइसली। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया के स्टेटमेंट, इंडिया ने मंडे को कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को बार बार आप अपग्रेड करने के लिए मत कहें जो उनके खुद के क्लाइमेट एक्शंस हैं। ठीक है, तो कोई भी, अगर हमने, देखिए सबने अपना अपना टारगेट सेट कर दिया है, जो जितना कर सकता है, देखिए वी हैव वेरी लिटिल टू गिव। ओके, अगर आप छोटी कंट्रीज से, ग्लोबल साउथ से और मांगेंगे ना, तो कुछ नहीं, इट विल रिजल्ट इन टू इन एक्शन, क्योंकि आप बड़े टारगेट्स को आपके प्रेशर में आके सेट कर देंगे, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव रिसोर्सेज। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, आप इंडिया की बात हटा दीजिए, लेकिन हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि G20 में भी अब यही सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो यही इन्होंने बोला है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप कुछ अपग्रेड किसी से एक्सपेक्ट भी करते हो, तो डेवलप्ड नेशन से करो ना। जो आप सोच रहे हो, इसके बाद अगर कुछ रह जाता है गैप, किसी भी तरह के एक्शंस में, देन इट इज द डेवलप्ड वर्ल्ड विच शुड कम इन एंड एक्ट। डेवलप्ड कंट्री शुड, इन्होंने कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज का एम हो, देखिए इंडिया का स्टैंड पता होना चाहिए आपको कि क्लाइमेट फाइनेंस पे इंडिया का स्टैंड क्या है, टारगेट पे इंडिया का स्टैंड क्या है। 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें अगर अचीव करना है, इतने तक रोकना है ग्लोबल वार्मिंग को, तो उस पर इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ये है अब जो चेंज हो रहा है फाइनली। तो इंडिया का स्टैंड ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज को अब नेट जीरो एमिशंस जो है, कार्बन न्यूट्रलिटी जिसे हम कहते हैं, 2050 में नहीं बल्कि 2030 तक अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये कहा है हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। और उन्होंने, देखिए कहाँ पे कहा है इन्होंने, he was speaking at the first ministerial round table to discuss further actions that can be taken before 2030 to make deeper emission cuts। देखिए ये राउंड टेबल के बारे में जो जिस पे इन्होंने कहा है, ये एक्चुअल में ग्लासगो जो समिट हुई थी COP26, उस पर डिसाइड किया गया था कि 2030 से पहले पहले और क्या एक्शंस हमें फर्दर अपग्रेड करने पड़ेंगे ताकि हम रोक सकें इस तरह का क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने बोला है कि आप हमारे राउंड टेबल का टाइटल ही देख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि प्री 2030
राउंड टेबल का क्या है थीम, जैसे हमने अभी देखा कि 2030 से पहले पहले हमको और कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने एक्शन प्लान्स को, या फिर क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि हम एमिशन कट्स को और डीपर और स्ट्रेंथन कर सकें। इन्होंने कहा कि प्री 2030 को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, प्री 2030 का मतलब कितना है, कितना प्री 2030 से कितना पीछे जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि आपने प्री 2030 और प्री 2020 में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने प्री 2020 के भी टारगेट्स नहीं पूरे किए। तो प्री 2010 पे भी चले जाओ, बहुत सारे टारगेट्स डेवलप्ड नेशन से तब के भी फुलफिल नहीं किए हुए। तो आपका तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले अपने प्री 2020 के टारगेट्स पूरे कीजिए। प्री 2030 का आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे हमारी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग होती जा रही है, हमारे मिनिस्टीरियल आप कह सकते हैं जो नैरेटिव्स हैं, जैसे हम एज वी आर एस्टैब्लिशिंग देम, तो आप देख सकते हैं कितना किस लेवल का एक्यूमेन है इसमें। आर अंडरस्टैंडिंग इज दैट, इन्होंने कहा है जो NX1 पार्टीज हैं उन्होंने अपनी प्री 2020 कमिटमेंट्स तो फुलफिल की नहीं है, साथ में मिलके भी NX1 पार्टीज आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट होता है, फिर इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए भी अपना अपना टारगेट उन्होंने सेट किया था। तो बहुत सारे तो इंडिविजुअल टारगेट्स भी पूरे नहीं किए, और कॉम्प्रिहेंसिव और क्यूमुलेटिव जो डेवलप्ड नेशन के लिए टारगेट है वो तो आपने किया ही नहीं है प्री 2020 का। तो पहले आप उसे पूरा कीजिए। बार बार US प्रेसिडेंट का ये कहना, या फिर US के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनका ये कहना, एवरीबडी शुड अपग्रेड देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, व्हाई, कम ऑन, यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। आप अपने तो क्यों अपग्रेड करेगा कोई, किसी के पास है ही नहीं इतना देने के लिए। तो हम देखें बहुत ही बड़े एक आप कह सकते हैं कि बहुत दुविधा ये है डेवलपिंग नेशंस की कि वो डेवलप करें या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं कि वो इन्वायरमेंट चेंज को बचाने की कोशिश करें। ऑलराइट, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन पावर, इंडियाज नेट जीरो प्लान। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हमने कल भी देखा था कि आज बेसिक मतलब कल ही हो चुका है, लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया ने सेट करना था कि हमारा लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इजिप्ट शर्म अल शेख में हो रही है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी ताकि हम ट्रांजिशन कर सके एक लो एमिशंस पाथवे पे। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या क्या, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव में आप ये नहीं कह सकते कि इतना डिग्री सेल्सियस हम कम करेंगे, आपको तो आप देखिए 2070 तक आप नेट जीरो अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया था ग्लासगो पे। अब 2070 तक कितनी टेक्नोलॉजीज बदल जाएंगी, कितना एवोल्यूशन हो जाएगा। आप आज तो नहीं कह सकते ना कि आप हाइड्रोजन से ही सब कुछ कर लेंगे, आप गैस इकोनॉमी पे ट्रांजिशन करेंगे कि नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। 2070 इज लाइक अ ह्यूज टाइम पीरियड वहां तक का। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बस इतना ही बता सकते हैं कि हम इवॉल्व करेंगे, हमारा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वो इवॉल्विंग होगी, और कुछ कुछ क्वालिटेटिव चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया है दैट आवर पाथवे वुड बी प्रोमाइज्ड ऑन एक्सपैंडिंग। अब देखिए ये चीज भी हमने कल डिस्कस की थी कि इंटरनेशनल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जो है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ जो है IAEA, उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें अपने सब ने मिल के जो भी हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का ग्लोबल वार्मिंग को, अगर सबको उसको फुलफिल करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत हद तक प्रोपोर्शन न्यूक्लियर एनर्जी से आना चाहिए। ठीक है, तो जितना अभी ग्लोबल इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, वी हैव टू डबल ऑन दैट। व्हाई? बिकॉज सोलर पावर, विंड पावर, दे आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, आरंट दे? क्योंकि सोलर पावर तो दिन में आएगा, ठीक है, और विंड पावर तो विंड जब चल रही है और कुछ कुछ लोकेशंस पे ही आएगा। तो आप उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एकदम परसिस्टेंटली नहीं एनर्जी हार्नेस कर सकते, वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वहीं इंडिया ने भी, आप देख सकते हैं, आप यही इसी लाइन्स पे बोला है कि वी वांट टू एक्सपैंड आवर न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय एटलीस्ट 3-fold इन द नेक्स्ट डेकेड। अगले 10 साल में हम बेसिकली 3 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग एन इंटरनेशनल हब फॉर प्रोड्यूसिंग, अब साथ ही में हम बनना चाहते हैं कि इंटरनेशनल हब जो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, लेकिन बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, और ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से निकलता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में हम बेसिकली इंटरनेशनल हब बनना चाहते हैं, ना ही हम उसको डोमेस्टिकली यूज करना चाहते हैं, बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपोर्ट, इस तरह का सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है,
एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ, अब साथ में इन्होंने हमने ये भी कहा है कि हम पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसे भी इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज क्वालिटेटिव कि हमारा क्या बेसिकली नैरेटिव होगा। Okay, Environment Minister Bhupendra Yadav said that these steps were consonant with India's 5-decade journey, जो हमारी अगले 50 साल की जर्नी होगी जब तक हम नेट जीरो अटेन करें, तब तक का हमने बेसिकली क्वालिटेटिव नैरेटिव सेट कर दिया है। ठीक है, अब 195 मेंबर कंट्रीज हैं जो बेसिकली सिग्नेटरीज हैं इस तरह के क्लाइमेट एग्रीमेंट से, लेकिन उनको सबमिट करना था 2022 तक अपने लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन 57 कंट्रीज नहीं, इंडिया ऑफ कोर्स इज द लेटेस्ट एडिशन, उन्होंने सिर्फ से 57 नेशंस ने ही किया है। तो आप देख सकते हैं 195 में से 57। ठीक है, द LTLEDS बेसिकली लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए, आप ये समझिए कि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है बहुत यूनिक है, क्योंकि हम डेवलप तो करेंगे ही, ऑब्वियसली वी विल डेवलप, बट with renewable energies, but with a nicer journey, at least environmentally safe journey। तो वही यहाँ पे है LTLEDS, long term low emission development strategy। हम डेवलप करेंगे पर लो emissions करके। Okay, has been prepared in the framework of India's right on an equitable and fair share of the global carbon budget। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की है, एनर्जी एक्सेस सबको प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स अगर कोई भी नया सेक्टर आता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आती है। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर बढ़ावा मिलेगा, सोलर पैनल्स या कुछ भी होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, वाइल कीपिंग फोकस ऑन आवर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, हमने कैसे इस पे भी फोकस बरकरार किया, क्योंकि नेशनल हाइड्रोजन मिशन है हमारा, है ना, तो आत्मनिर्भर भारत तो हम बनना ही चाहते हैं। ठीक है, तो सोलर पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है, विंड पावर कैपेसिटी की भी बहुत पोटेंशियल है, एथेनॉल ब्लेंडिंग को ऑफ कोर्स इसमें भी आत्मनिर्भरता ही आती है। अगर देखिए तो बहुत अच्छा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग तो इज आई थिंक द बेस्ट थिंग अगर हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तेल को, क्रूड ऑयल को, और अब क्रूड ऑयल भी जियोपॉलिटिकली डिपेंडेंट है। अगर अच्छी सिचुएशन है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड नहीं है, तो आपको क्रूड ऑयल मिलता रहेगा सही रेट पे, नहीं होगा तो फिर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो अगर हम अपने ही जो वेस्ट ग्रेन्स हैं इस तरह के, उससे अगर हम बेसिकली एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको ब्लेंड कर देते हैं, तो बहुत हद तक हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भरता। ओके, तो यही इन्होंने कहा है दैट इट वुड बी एवोल्यूशनरी एंड फ्लेक्सिबल। वही जैसे 2070 तक का आप सब कुछ आज तो बता नहीं सकते, तब क्या होगा, कितनी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, कितना एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फाइनली इंडियन एक्सप्रेस के सारे आर्टिकल्स जिसमें एडिटोरियल भी है। ओके, इससे पहले कि हम बाकी सारे आर्टिकल्स को क्यूमुलेटिव मैनर में डिस्कस करें। एशिया आफ्टर यूक्रेन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। सी डॉक्टर सी राजा मोहन इज लाइक अ मास्टर एट इंटरनेशनल रिलेशंस का एनालिसिस। ओके, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, देखिए कोई भी आपको समिट में नहीं दिख रहे, इतने सारे समिट हो रहे हैं, पर सीजन ऑफ समिट में से एब्सेंट हैं जो एशिया में हो रहे हैं। क्यों? लेकिन बात यह है कि आप एब्सेंट तो हैं, पर जो आपके वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो आप एशिया के समिट में से एब्सेंट भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एशिया की जियो पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। ठीक है, वाइल द कॉल्स फॉर पीस टॉक्स टू एंड, अब देखिए हर नेशन प्रोवोक करने लगा है कि इसको एंड करो, यूक्रेन वॉर को, पीसफुल टॉक्स, डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये ग्रो करते जा रहे हैं इस तरह की डिमांड। ठीक है, लेकिन एंड द अपकमिंग हार्श विंटर, और साथ ही में प्रेशर बढ़ रहा है कंट्रीज द्वारा कि इसको एंड करो, और साथ ही में हार्श विंटर आ रही है, यूरोप इज बाउंड टू फ्रीज, है ना। तो बेसिकली ये सारी प्रेशर डेवलप होना, विंटर फ्रीजिंग आना, ठीक है, तो ये हमको एक्सपेक्ट करवाता है कि शायद फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन को जो कंटिन्यूस बेसिस पे गेन्स मिल रहे हैं, खरसोन वापस ले लिया, इस जिस तरह का यूक्रेन ने आप कह सकते हैं मिलिट्री एक्यूमेन दिखाया है, और जिस तरह की लीडरशिप उनको मिली है, तो ऑफ कोर्स अब क्योंकि यूक्रेन को गेंद मिल रहे हैं, तो वेस्ट जो है यूरोप या यूएस, पहले तो वो कंसेशन कुछ दे भी देता, पहले तो शायद ये लोग मान जाते कि क्राइमिया आप रख लो, खरसोन आप रख लो,
लेकिन अब नहीं है। अब जैसे जैसे ये जीतते जा रहे हैं, कंसेशंस का टाइम और डिले होता जा रहा है। मॉस्को रिट्रीटेड लास्ट वीक फ्रॉम कर्सोन विच इज रिसेंटली। अब देखिए कर्सोन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी मॉस्को के लिए, क्योंकि ये पहली जगह थी और सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी जो रशिया ने February 24 को ही ऑलमोस्ट कैप्चर कर ली थी। और ये रीजनल कैपिटल थी, इट वाज द ओनली रीजनल कैपिटल जो रशिया ने सीज किया था पिछले 8 महीनों में, 9 महीने अब तो। लेकिन अब इसका रशिया के हाथों से जाना डेफिनेटली रशिया को वीकन कर देता है। अगर कल को पीस नेगोशिएशंस होती है, जो होनी ही पड़ेंगी, ऑफ कोर्स पीस नेगोशिएशंस होंगी ही। यूक्रेन और यूएस एक तरफ, यानी कि वेस्ट एक तरफ और रशिया एक तरफ, तो रशिया अब एक वीक रशिया होगा इस पीस टॉक्स में। उसको गिव इन करना पड़ेगा बहुत सारी वेस्ट की डिमांड्स के पे। ओके, इफ एंड व्हेन द, अब देखिए अगर नेगोशिएशंस होती है, शुरू होती है, एक्सपेक्ट दैट द वेस्टर्न टर्म्स फॉर पीस विद पुतिन टू बी रादर हार्ड, यानी कि वो बहुत सारे कंसेशंस पुतिन से मांगेंगे। मीनवाइल पुतिन्स यूक्रेन गैम्बल। अब साथ ही में ये तो जो होगा सो होगा, ये वेस्ट की बात है, रशिया की बात है, लेकिन 5 कॉन्सिक्वेंसेज जो एशिया के लिए हो रहे हैं ये यूक्रेन में जो गैम्बल खेला है एक रशियन प्रेसिडेंट ने, वो क्या है? नंबर 1, रशियाज मिस एडवेंचर विल हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द ट्राइंग। अब देखिए एक ट्रायंगुलर डायनामिक बनता है किसके बीच में? मॉस्को, बीजिंग और वॉशिंगटन, ठीक है। अब इस पे इम्पैक्ट आएगा इस वॉर का। वो क्या है? देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने who has sought to focus, जिस दिन से बेसिकली वो टर्म में आए हैं, वो चाइना पे एक स्पेसिफिक, जैसे अभी हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव बहुत इनका रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 1 ना बन जाए कहीं, है ना। तो चाइना पे फोकस इनका बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बेसिकली ये चाहते थे इनका एक ही दुश्मन रहे, चाइना, दुश्मन नहीं तो राइवल रहे, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश की कि रशिया से अच्छा रिश्ता कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने किया, ही मेट पुतिन इन जिनीवा इन जून 2021। बहुत ही सून जब वो बेसिकली उन्होंने सेटअप किया अपना टर्म ओवरटेक किया, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि अगर एक रीजनेबल बायलेटरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है यूएस और रशिया, सो गुड, ओनली हम चाइना पे फोकस कर लेंगे आपको छोड़ के। बट पुतिन बीइंग पुतिन, ही चोज टू गो, लेकिन उन्होंने यूएस को चूज नहीं किया। यूएस के साथ अच्छा रिश्ता चूज ना करने के बजाय पुतिन ने शी जिनपिंग को चूज किया, ठीक है। क्यों? अगर हम देखें रशियन इन्वेजन के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले पुतिन और शी ने क्या अनाउंस किया, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप जरूर लिखिए कि इनका रिश्ता, इन्होंने बोला, इज विद नो लिमिट्स, कोई लिमिट ही नहीं है हमारे रिश्ते की, हर सेक्टर में फैलेगा, और नो फॉरबिडन एरियाज, मतलब वही जैसे कोई भी सेक्टर अब बचेगा नहीं हमारे अच्छे रिश्ते से, ठीक है। अंडरलाइन द न्यू अलायंस वाज अ शेयर्ड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का अचानक से इतना अच्छा रिश्ता क्यों? क्योंकि अब अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो चाइना और रशिया दुश्मन हुआ करते थे, बहुत जगहों पे इनका कॉन्फ्लिक्ट था। नेबर्स हैं, ऑफ कोर्स नेबर्स में तो दुश्मनी होती है, लेकिन अब क्योंकि इनका दुश्मन सेम था, है ना, वेस्ट, यूएस से, रशिया का कोल्ड वॉर राइवल और चाइना का इकोनॉमिक राइवल, तो क्योंकि सेम दुश्मन, दोनों ने हाथ मिला लिए। इफ रशिया हैड गेन्ड कंट्रोल ओवर यूक्रेन इन द लास्ट 8 months, अगर रशिया अभी तक कीव को ले लेता, यूक्रेन को पूरा ओवरटेक कर लेता ना, तो डेफिनेटली शी जिनपिंग भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते यूएस से डील करने में, क्योंकि उनके दोस्त ने सब कुछ छीन लिया। और दोनों ही अलग अतरंगी से देश है ना, दोनों अलग सा कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। और दोनों डिक्टेटर्स भी हैं, तरह के कह सकते हैं आप, अथॉरिटेरियन तो है ही अगर डिक्टेटर नहीं है तो। बट पुतिन लूमिंग फेलियर इन यूक्रेन, पर अब क्योंकि पुतिन तो फेल हो गए हैं अपने यूक्रेन के वेंचर में, तो ये डेफिनेटली बाइडन को अपर हैंड दे देता है कि वो शी, अब देखिए हमने शी और बाइडन के बीच में जो डिस्कशंस देखे, फाइनली ये पॉसिबल नहीं थी अगर इस तरह का जो एज मिला है वेस्ट को यूक्रेन वॉर में, तो शी जिनपिंग तो कभी बात ही ना करते। उनको भी लगा कि ओके इट्स नॉट गुड, हम एक दूसरे को आइसोलेट भी नहीं कर सकते, ओके जो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताइवान को कल हम इन्वेड कर लेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, रशिया नहीं जीत पा रहा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद शी जिनपिंग भी ना जीत पाए, चाइना भी ना जीत पाए, है ना। अब इस तरह की उनके दिमाग में भी बातें आ रही हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक फ्रंट की बात करें, रियलिस्ट इन चाइना, जो चाइना के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो डर रहे हैं कि एक वीकेंड पुतिन, एक वीक पुतिन डेफिनेटली वॉशिंगटन को एक अपर एज दे देगा। अगर हम टैक्टिकल फ्रंट की बात करें, आप देखिए जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं यूएस में, जिसमें हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उसमें डेमोक्रेटिक वेव जो हमें दिखने के लिए मिली है, तो इससे तो एक, जैसे कि बाइडन ने खुद नहीं कहा था शी जिनपिंग से मिलने से पहले, नाउ अ स्ट्रॉन्गर बाइडन इज गोइंग, अ स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंट इज गोइंग टू मीट शी जिनपिंग। तो ऑफ कोर्स ये कंसेशंस देंगे कहाँ से, इनको तो हर चीज पॉजिटिवली दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए शी जिनपिंग को भी रिस्पेक्ट दिखानी पड़ गई बाइडन को, ऑफ कोर्स ग्रजिंगली, वो चाहते नहीं थे पर ऐसा है। इमीडिएट कंपल्शन ऑन शी
टू स्टेबलाइज द यूएस रिलेशनशिप कैन ओनली ग्रो इन द नियर टर्म, और ये बढ़ेगा ही, ठीक है। ये कंपल्शन कि यूएस से अच्छा रिश्ता रखना है, ये आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ ही दिखेगा। और डेफिनेटली ये अगर दैट इन टर्न विल स्ट्रेंथन बाइडेन्स हैंड, अगर शी जिनपिंग पे एज मिल गया तो रशिया पे भी एज मिल जाएगा, क्योंकि दोनों दोस्त ही वीक हो गए ना। सेकेंडली अगर हम बात करें, पुतिन एंड शी वर नॉट अलोन इन बेटिंग। अब देखिए, यही नैरेटिव पुतिन रखते हैं और यही शी भी, अगर आप जस्ट कुछ समय पहले की बात उठा के देख लें कि अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो बिल्कुल निश्चित है, वो होगा ही, और हमेशा के लिए अब ये पीछे हो जाएंगे, एशियन सेंचुरी आएगी, इस तरह की बातें, ठीक है। और चाइना का जो राइज है इट वॉज इनएग्जॉरेबल, होगा ही होगा, ठीक है, और ऑल एनकम्पासिंग होगा। मैनी इन एशिया है, और बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ के एनालिस्ट भी, आप जस्ट थोड़े समय पहले की इंडियन एक्सप्रेस के या फिर द हिंदू के एडिटोरियल उठा के देख लीजिए, सभी कह रहे थे कि ये जो रशिया और चाइना का जो प्रोपेगेंडा है कि ईस्ट के पास अब नई पावर है, ईस्ट इज अ न्यू थिएटर, और ये जो डिसफंक्शन हम वेस्ट में देख रहे हैं, इट इज पैथेटिक, इट इज ऑन डिक्लाइन, हेजेमनी कम हो गई है, ये वो, इस तरह का जो रिटोरिक है वेस्टर्न डिक्लाइन के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग हो गया जब यूएस फोर्सेस का विड्रॉल हमने देख लिया अफगानिस्तान से, ठीक है। तो उसके बाद तो और दिखने लगा हमें कि फाइनली ये और वीक हो रहे हैं, इन्हें तालिबान ने हरा दिया एक सुपर पावर को, तो आप सोचिए, है ना। तो ये चीज इट नाउ अपेयर्स, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एशिया को थोड़ा वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को सच में सच्चाई में कन्वर्ट होने से पहले। सच में यूएसए जब डिक्लाइन करेगा, अभी पता नहीं उस टाइम को आने में कितना टाइम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूक्रेनियंस ने जो करेज दिखाया है बैटलफील्ड पे अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, एशिया मस्ट फेस up to the fact that the US might be winning the most significant conflict in Europe since ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है यूरोप में वो यही है, और यूएस इसको जीतता हुआ दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात यूएस के लिए ये है, इट हैज़ नॉट गॉट टू डू इट्स हैंड डर्टी टू गेट इट हैंड डर्टी, मतलब उनको ना ही फिजिकली अपने ट्रूप्स को वहाँ भेजना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ये तो बस आर्म्स और वेपन सप्लाई करते गए। करेज तो यूक्रेनियंस ने दिखाया और जीत भी गए, लेकिन किसको मिल रहा है? यूएस को मिल रहा है सारा क्रेडिट, ठीक है। एशिया ऑल्सो हैज़ टू कम टू टर्म्स, अब एशिया को इस चीज़ से भी साझा करना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूएस इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है। इतना, अगर आप सोच रहे हैं यूएस के जो फेडरल रिजर्व है वो भी अच्छा एक्ट कर रहा है, अगर इतना बुरा परफॉर्म कर रहा होता ना जो बाइडन का जो रजीम है, तो वो हार जाते, लेकिन वो जीत गए। लोग इतने दुखी नहीं है वहाँ के इन्फ्लेशन से, इट इज़ डूइंग डिसेंटली वेल। लेकिन आप चाइना को देखिए, चाइना तो स्लो डाउन में चल रहा है, ये फैक्टर भी हमने देखा है, क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी वाला सेक्टर है, जो उनकी इकोनॉमी का 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो एक बहुत बड़े स्लो डाउन में है, ठीक है। तो ऐसा कह देना कि चाइना तो कभी भी ओवरटेक कर लेगा, 2030 तक ओवरटेक कर लेगा, 2050 तक ओवरटेक कर लेगा, यू नेवर नो जियोपॉलिटिक्स, यू कैन नेवर नो दैट, ओके। द रीसेंट कन्वेंशनल विजडम दैट चाइना वुड इनएविटेबली डोमिनेट एशिया एंड यूएस, और कि एशिया में अब एक ही पावर सबसे बड़ी होगी, वो चाइना होगा, यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो एशिया से रिट्रीट कर लेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी देखिए दिन ब दिन इनकी स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही है, ठीक है। थर्ड, Putin's unwise threat that Russia might use nuclear weapons in Ukraine has had a powerful impact on Russia. Asia, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है, बिकॉज आप एक वेपन से पूरी कंट्री को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का थ्रेट, अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो 5 ही है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान भी हैं, पर फैक्ट ये है कि हम एनपीटी का मेंबर नहीं है, ऑफिशियली सो कॉल्ड P5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब यही मोनोपोली करके बैठे थे। अब जो बाकी देश हैं, जैसे जापान की बात देख लीजिए आप, चाइना का जो नेबर है, साउथ कोरिया की बात देख लीजिए, या जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं, वो दे आर फियरिंग, उनको लग रहा है कि अगर रशिया वहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट दे सकता है, चाइना हमें न्यूक्लियर थ्रेट दे देगा। साउथ चाइना सी में वैसे ही इतने सारे अपने टापू डाल के बैठे हुए हैं, कल को कुछ होगा तो ये तो कह देंगे हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। तो अब वो अपनी, जैसे अगर हम अपनी दे आर डबलिंग देयर डिफेंस स्पेंडिंग। अब जापान से ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह से अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने खुद के ऊपर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबली ली है कि हम कभी भी वॉर एक हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं रहेगा मरते दम तक, तो वो नेशन आज मजबूर हो गया है इस न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट की वजह से वो खुद को कुछ तो एक डिफेंसिव पावर देते हैं, खुद को एक मिलिट्री पावर देते हैं। चाइना को सर्टनली स्लो डाउन द मिलिटराइजेशन एंड पोटेंशियल न्यूक्लियराइजेशन। अब देखिए
क्योंकि ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके सारे नेबर्स अब धीरे धीरे करके खुद को सशक्त कर रहे हैं, मिलिटरली वेपनाइज कर रहे हैं, है ना। तो अपने आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं, ऑफेंसिव साथ में डिफेंसिव भी, ऑफेंसिव भी। तो चाइना ऑफ कोर्स थोड़ा तो उसको भी, क्योंकि उसके नेबर्स बड़े सारे हैं, हो सकता है वो बहुत पावरफुल है, पर बड़े सारे नेबर्स हैं जो उसके खिलाफ हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा अपना हम देख सकते हैं, वी डू नॉट नो, could certainly slow down the militarization and potential nuclearization of its periphery by being nice to, वो सोच सकते हैं कि चले हम let's be nice to our neighbors, क्या पता हमारी अच्छाई देख के वो हमको दुश्मन मानना छोड़ दे और न्यूक्लियर वेपन और मिलिटराइजेशन को रोक दे। but there is nothing so far to suggest that she is considering such a policy। अभी तक तो वैसे हमें नहीं पता कि she nice होने की सोच भी सकते हैं किसी के साथ। Many in India have long hoped that the pressure from the US will make Beijing seek a compromise with Delhi। हम देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये सोचते थे कि जो प्रेशर यूएस डाल रहा है, बीजिंग शायद दिल्ली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि बीजिंग को भी तो यूएस से लड़ना है ना। और लेकिन अब देखिए शी जिनपिंग की अभी कांग्रेस में हमने क्या देखा, उन्होंने गलवान क्लैश के जो सोल्जर्स थे उनको मार दिया और इतना बड़ा वो दिया उन्होंने वहाँ के जो गलवान क्लैश को जो हुआ था उसके जो लीडर थे उनको इतना बड़ा मेडल दिया। तो आप सोच सकते हैं वो इंडिया को अपना एडवर्सरी बताते हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में ब्रांड बिल्डिंग करनी है मिस्टर शी जिनपिंग को खुद की, तो कुछ तो वो दिखाएंगे। और पॉलिटिक्स में तो यही होता है, आप दूसरे देश को गलत बोलो, हम उनसे लड़ लेंगे, ये कर लेंगे और बस यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर, है ना। तो अब ये तो दिल्ली के साथ कुछ अच्छा रिश्ता तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए हमें। ही माइट फाइंड इट ईजियर, बल्कि हम अमेरिका से उनकी दोस्ती एक बार को होते देख सकते हैं, जापान से होते देख सकते हैं, पर इंडिया से बहुत मुश्किल। फोर्थ, a long-term consequence of Putin's war in Ukraine is the growing integration of European and Asian strategic थिएटर्स। अब देखिए यूरोप और एशिया दो कंप्लीटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट थिएटर्स देखे जाते थे आज तक, लेकिन अब यूक्रेन वॉर के बाद क्या हो रहा है, अगर हम एग्जाम्पल लें यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो लास्ट महीने ही बेसिकली हमने डिस्कस किया इसको बहुत डिटेल में, वो क्या कहती है, रिलीज की गई थी जब, वो कहती है कि जो यूएस के अलाइज हैं और पार्टनर्स हैं यूरोप में यानी कि नेटो मेंबर्स बेसिकली, और जो एशिया में यानी कि जापान, साउथ कोरिया, पार्टनर तो इंडिया भी है, ठीक है, वो एक दूसरे को हेल्प करें कि बेसिकली वो रिस्पेक्टिव चैलेंजेस जो हैं रशिया और चाइना उसके साथ डील करें। तो अब क्या हुआ, आपने यूरोप को, यूएस से नहीं किया ऑफ कोर्स, यूएस ने यूरोप को और एशिया को एक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़, द नेटो समिट, अगर हम नेटो समिट जो मैड्रिड में हुई, स्पेन में हुई इसी साल, तो उसमें हमने देखा पार्टिसिपेशन किसका, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, न्यूजीलैंड का, साउथ कोरिया की। कौन से देश हैं ये, सारे एशियन देश हैं, इनका क्या लेना देना यूरोपियन नेटो में, लेकिन ये गए थे। तो इसका मतलब क्या है, यूरोप और एशिया अब इंटीग्रेट होता दिख रहा है। इवन एज दे कॉन्फ्रंट द रशियन चैलेंज एट होम, यूरोपियन लीडर्स। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये तो आप ज़रूर मेंशन करें, पता है आप कोई भी आंसर लिखते हैं कि कैसे जो यूरोपियन जो लीडर्स हैं, ऑफ कोर्स रशिया उनका चैलेंज होना चाहिए क्योंकि यूरोप के साइड वो पड़ता है उनका, ठीक है। और कोल्ड वॉर पे भी वो लोग सबसे बड़ा थ्रेट रशिया को देखते थे, तभी नेटो बना। पर वो साथ साथ में एशिया पे ध्यान देने लगे हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप की जो बेसिकली चाइना पे बहुत ज़्यादा जो निर्भर हैं इकोनॉमिकली, वो अपने इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना पे, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तों को, ठीक है। तो बेसिकली उनको यही लगता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी आप देख लेंगे बहुत सारे यूरोपियन लीडर जो हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फाइनली फिफ्थ देख लेते हैं हम कॉन्सिक्वेंस, पुतिन की जो वॉर है यूक्रेन पे, वो डेफिनेटली रशिया का जो पोजीशन है, जो उसकी इमेज है, वो डिमिनिश कर देंगी एशियन स्टेज में। अब एशियन पावर्स भी रशिया को थोड़ा वीक नज़रों से देखेंगे, ठीक है, यही होता है। खैर दिस इज द फैक्ट। ओके, अब जब देखिए सोवियत पावर जब अपने पीक पे भी था तो रशिया की सेलियंस या इंपॉर्टेंस एशिया में तब भी लिमिटेड ही थी, खैर। पर एक बार जब माओ ने बेसिकली, जो चाइना के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने जब यूएस से हाथ मिला लिया तो रशिया तो कंप्लीटली ही एशियन जियोपॉलिटिकल कोर से बाहर हो गया, ठीक है। तो फिर चाइना ही चाइना रह गया। फिर उसके बाद जब कोल्ड वॉर लेकिन जब ओवर हुई तो एशिया वाज ईगर टू ड्रॉ, लेकिन एशिया के जो बाकी मेंबर्स थे कोल्ड वॉर के बाद ये समझते थे कि चाइना डोमिनेट ना करने लग पड़े, तो उन्होंने मॉस्को को धीरे धीरे रीजनल आर्किटेक्चर में लाने की कोशिश करी, उनके साथ अग्रीमेंट्स की, बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है। इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी उनके साथ, ठीक है। तो आसियान की अगर हम बात करें, आसियान ने इन्वाइट किया जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, रशिया को इन्वाइट किया कि आप ईस्ट एशिया समिट ज्वाइन कर लें। जापान के जो लेट शिंजो आबे हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्पेशल एफर्ट किया रशिया को इनकरेज करने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट रोल प्ले करें एशियन जियोपॉलिटिक्स में।
ओके, एशिया होप दैट रशिया कुड बी वैल्यूएबल। क्योंकि अब क्यों एशिया बार बार मॉस्को को घसीट रहा था एशियन थिएटर में, क्योंकि उनको लगता था कि एक थर्ड फोर्स चाहिए उनको। अगर बिल्कुल ही निर्भर या बिल्कुल दो पावर ही डोमिनेट करते हैं, अमेरिका और चाइना यहाँ दिख गई। देखिए, अमेरिका तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हर जगह चाहता है, और इंडो पैसिफिक में ऑफकोर्स जापानी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उन्हें तो वो चाहिए। तो ये एशिया में हमेशा से प्रेजेंट है ही अमेरिका। चाइना एशिया का खुद का ही मेंबर है, वहीं स्थित है, तो वैसे ही सबसे बड़ा पावर बन गया। लेकिन हमें एक और पावर चाहिए थी, वो रशिया हमें दे रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों कंट्रीज का इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे थे पहले वाले एशियन के मेंबर्स, ठीक है। ओके, परसुइंग द इम्पॉसिबल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल यूरोप एंड लॉन्चिंग अ कॉस्टली। लेकिन अभी देखिए बात ये है, जो अब इन्होंने पॉलिटिकल गैम्बल खेला है, जियो पोलिटिकल गैम्बल, लेकिन अब इसके बाद तो एशिया से उनका नामो निशान मिटने का, मतलब इतनी वीक पोजीशन हो जाएगी, हो गई है कि लेट्स सी कब तक हम देखेंगे कि ये एक एक सिग्निफिकेंट मेंबर रहे। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, आई विल लेट यू नो। क्योंकि इससे रिलेटेड द हिंदू में भी एक आर्टिकल है। आरएसएस लिंक्ड मैगजीन टारगेट्स अमेजॉन सेज फंडिंग कन्वर्जन्स। अब देखिए, कन्वर्जन्स, लव जिहाद, या फिर ऑफ कोर्स इस टर्म्स में, इस हार्श टर्म्स में आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन GS1 पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो कुछ सटल वे में ऑफ कोर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी। ट्विटर, हेट स्पीच है तो ट्विटर घुस गया, या फिर कुछ है तो ई कॉमर्स अब बच नहीं सकता, ना ही कोई सोशल मीडिया बच सकती है। तब अगर सोशल मीडिया इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ना लाती सरकार फरवरी 2021 में। तो बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि किस तरह से ई कॉमर्स या सोशल मीडिया का फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी रोल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक RSS एफिलिएटेड मैगजीन है द ऑर्गेनाइजर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने पब्लिश किया है एक अपनी कवर स्टोरी को, अपने एक लेटेस्ट इशू में। उन्होंने कहा है जो ई कॉमर्स जायंट है अमेजॉन, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो फंड कर रहा है रिलीजियस कन्वर्जन जो कहाँ हो रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो क्रिश्चियंस हैं। ये बात आप बहुत विविडली नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जो आप कह सकते ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी हिस्ट्री जाती है, खैर इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे कभी तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और इंग्लिश क्यों है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे इतनी प्रेवलेंट, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मिशनरी स्कूल्स हैं। जब सबसे पहले आए थे जो मिशनरीज ब्रिटिश थे, वो उधर गए थे और काफ़ी एडुकेशन वगैरह वहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल्स खोले, तो ये सब वगैरह, ठीक है। तो कन्वर्जन्स तो तब तक डेट करती हैं। लेकिन अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो ये एग्जाम्पल के रूप में इन कवर स्टोरी का टाइटल क्या है, अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन। अमेजिंग, देखिए इन्होंने अमेजोन को ON को कट करके अमेजिंग किया हुआ है, अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं, क्रॉस से भी समझ गए होंगे, इट्स अबाउट क्रिश्चियनिटी, और कनेक्शन से तो कन्वर्जन मतलब है इनका, ठीक है। तो मैगजीन ने अलीज किया है कि जो कंपनी है अमेजोन, ये क्या कर रही है, इसके फाइनेंशियल लिंक्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च, ठीक है। तो इसके साथ ही कनेक्टेड है, और बेसिकली एक कन्वर्जन मॉड्यूल है इनके पास जिससे कन्वर्जन करवाते रहते हैं। देखिए, कन्वर्जन करने के लिए ना, वही हम आगे एक इशू डिस्कस करेंगे द हिंदू में। अगर आपको किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन या जैसे भी, देखिए गरीब है ना जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही, मैं इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं कि मैं इसकी पॉलिटिक्स में घुसूँ, क्या है सच क्या नहीं है, इस पर कितनी लड़ाई होनी चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन टू दैट, पर मैं आपको बस बता रही हूँ जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। ओके, तो जो जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस होते हैं ना, जिनके पास सच में अपना पेट पालने के लिए खाना भी नहीं है, तो आप सिर्फ उनको यही बात कहोगे ना कि हम आपको खाना दे देंगे, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप अपना धर्म कन्वर्ट कर लो। उनको नहीं पता कि धर्म कन्वर्ट करना इतना बड़ा भी थोड़ा मैटर, क्योंकि उनको पेट पालना है अपना। तो उस ऑब्वियसली फिर आपको अगर फंड करना है इस तरह के कन्वर्जन को, तो आपको पैसा चाहिए। तो वही ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है उनको पैसे देते हैं, कौन देता है, अमेजन देता है, ठीक है। तो ये इनकी एलिगेशन है। ऑफ कोर्स अमेजोन ने तो इसको डिक्लाइन ही किया है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये बहुत वैसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यूजुअली ना, ये अगर आपको जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ना, वो ऐसे बिलीव नहीं करते कि कन्वर्जन फोर्सफुल हो सकता है। बिलीव करते हैं, ऑफकोर्स फोर्सफुल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस इंसान को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है,
लेकिन उनको, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट सेज फोर्स्ड कन्वर्जन में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है ये नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही है ये बात। अब ये नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रही हैं बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, एल्योरमेंट वही लुभाना, किसी को पैसे देके, खाना देके, कपड़े देके, या फिर फ्रॉड, यानी कि आप बता देंगे कि नहीं मैं एक हिंदू लड़की हूँ या हिंदू लड़का हूँ, आप मेरे से शादी कर लो, लेकिन बाद में आप निकलता है या आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं, और फिर आप कहेंगे नहीं शादी करने के लिए तो आपको धर्म बदलना ही पड़ेगा अपना। इस तरह की बातें जो फ्रॉड कहते हैं जिसको, ठीक है। तो मे अल्टीमेटली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोथ, ओके और दोनों ही सिटीजन के कॉन्शियंस को भी, मतलब जिनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है उनके कॉन्शियंस को भी, क्योंकि कॉन्शियंस एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ेंगे ना, जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रखा गया तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस रखा गया, क्योंकि एक एथिस्ट भी तो बंदा हो सकता है जो क्या पता रिलीजन में ही ना विश्वास रखता हो, भगवान में ही विश्वास ना करता हो, तो उसको इस राइट को भी तो प्रोटेक्ट करना है कि वो एथिस्ट रहना पसंद करता है। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करता है, ठीक है। तो अगर आप पूरी जिंदगी किसी अपने ईस्ट में या जैसे भी आप नहीं बिलीव करते भगवान में, कुछ भी आपका धर्म कन्वर्ट हो जाता तो आपके कॉन्शियंस के खिलाफ नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज, सो वाइल डायरेक्टिंग द सेंटर टू स्टेप इन, और इन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे हैव टू स्टेप इन, आप क्लैरिफाई कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका दिमाग में कुछ तो होगा, प्लान होगा कुछ, कोई लॉ लाना चाहते हैं या कुछ भी, कि कैसे आप कर्व कर सकते हैं ये कंपल्सरी या डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को। अब देखिए इन्होंने बोला है, अब ये यही चीज मुझे आपको बतानी थी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक ऐसा कॉइन है जिसके दो फेसेस हैं। इन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय फोर्स कन्वर्जन थोड़ा होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इस जगह अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो अगर हम जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ का एक मुझे केस याद है, उन्होंने इसमें बोला था, देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, देखिए अगर कोई अपना धर्म कन्वर्ट करता है, उसको कहीं भी सोलेस मिलता है, तो वो उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो डिसाइड करेगा वो कौन से रिलीजन को फॉलो करे, है ना। तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पहला रूप। लेकिन अब देखिए किसी के कॉन्शियंस के खिलाफ जाके उसका फोर्सफुल कन्वर्जन कराना, ये भी तो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी फ्रीडम को तो आप इम्पिंज कर रहे हो। वो तो फ्रीली कुछ और रिलीजन में मानता है, लेकिन आप उसको इम्पिंज कर रहे हो। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दो पहलू हैं, ठीक है। और ये रिलीजियस कन्वर्जन में एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में हम देखते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन अगर आप करना चाहते हो वो आपकी फ्रीडम है, आप करिए, बिल्कुल करिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको कहीं भी सोलेस दिखता है। दूसरा है कि लेकिन वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, वो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, ठीक है। द कोर्ट वॉज हियरिंग, अब कोर्ट को क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि वो इस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि एक एडवोकेट हैं, आप नाम बहुत बार सुनते हैं क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस डालते हैं, अश्विनी उपाध्याय। उन्होंने कहा एक स्पेशल लॉ होना चाहिए, सेंटर को लेके आना चाहिए, जो बेसिकली फोर्स्ड कन्वर्जन्स जो है इसके खिलाफ, या फिर इसको ऑफेंस लिख दो आप, रिलीजियस फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को आईपीसी में, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मिस्टर उपाध्याय ने ये भी कहा कि मास कन्वर्जन्स हो रहे हैं भारत में, बहुत सारे सोशली और इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड पीपल के, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया है ऑफ कोर्स कि एफिडेविट सबमिट करेगी सरकार, ये सब वगैरह। ओके, अब बात ये है, देखिए कि बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है फोर्स्ड कन्वर्जन्स का, ठीक है, क्योंकि उनको राइस देना, वीट देना, क्लोथ देके, तो ऐसे आप बेसिकली उनके कॉन्शियंस को चेंज कर देते हो। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब देखिए उन लोगों को नहीं पता, पीपल आर वेरी इनोसेंट, ऑफ कोर्स दे डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम इज एक्चुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो आर्टिकल्स हैं, ये डिस्कस भी नहीं करने, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल भी कुछ नहीं है, वाज रीडिंग फॉर माई सेल्फ। ये देख लेते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। ओके, ट्रेजरी सेक्रेटरी, आपको पता है ट्रेजरी सेक्रेटरी जो यूएस की हैं, जेनेट येलन, वो आई हुई थी भारत में पिछले हफ्ते, और उन्होंने बताया कि कैसे यूएस का एक रिन्यूड फोकस हम देख रहे हैं किस में, कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, किसके साथ, एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया के साथ, जो अमेरिका की वन ऑफ द इनडिस्पेंसिबल पार्टनर्स एंड दे कैन नॉट लीव अस एंड वी नो दिस, हम उनको
उन्हें पता है कि दे नीड अस ऑफ कोर्स, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं, कभी कभी हम रशिया के साथ भी डील कर लेते हैं. द current global environment with its macroeconomic trade and strategic challenges makes it all more compelling for the world's two largest democracies. Of course, world's two largest democracies ही हैं हम, वो oldest democracy है, हम largest democracy है. तो हमें डीपन करना भी पड़ेगा अपनी एंगेजमेंट को, जो हम दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है और पूरे संसार के लिए भी विन विन सिचुएशन होनी चाहिए. अब दिल्ली में अगर हम बात करें, मिस येलन ने क्या एम्फसाइज किया कि जो यूएस है और इंडिया है, उनका एक शेयर्ड इंटरेस्ट है कि हम दोनों क्या करें, हम स्ट्रेंथन कर लें अपनी सप्लाई चेन्स को. जो वर्ल्ड में हम कहीं भी कुछ सप्लाई कर रहे हैं, असेंबली हमारे यहाँ पे हो रही है, प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, कैसे भी हम खुद का प्रेजेंस बढ़ाएं, स्ट्रेंथन करें. ठीक है, ओके क्योंकि कुछ कंट्रीज क्या है, वो बेसिकली अपनी सप्लाई चेन्स में प्रेजेंस को जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करती है. अब कौन सी दो कंट्रीज हैं, एक तो है चाइना, एक तो है रशिया. ठीक है, इन्होंने नाम नहीं लिए, पर ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग. और क्या यूएस का कौन दुश्मन है, किसके अगेंस्ट है. ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह किसने यूज किया है, अपनी गैस सप्लाई को रशिया ने यूज किया है कि हम नहीं देंगे, लेट यूरोपियंस फ्रीज इन विंटर्स, वी विल नॉट, क्योंकि वो अपने घुटनों पे आएंगे और हमको कंसेशंस देंगे. ठीक है, तो ये जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया है. अगर हम चाइना की बात करें, चाइना भी तो जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करता है अपने इकोनॉमिक माइट को, अपने सप्लाई चेन को. कोई कंट्री उन्हें छोड़ ही नहीं सकती. डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी फॉलो करते हैं. ठीक है, और सप्लाई चेन में आप ईवीज में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देख लीजिए, फोन बनाने में देख लीजिए, चाइना के जो गुड्स हैं. ठीक है, तो ये चीज इसीलिए बेसिकली दे आर फ्रेंड शोरिंग विद इंडिया अ की एलिमेंट इन द प्लान टू कट इट्स रिलायंस ऑन कंट्रीज, क्योंकि वो बेसिकली डाइवर्सिफाई वो भी कर रही है, यूएस भी कर रही है, वो अपने रिलेशंस को इन दोनों कंट्रीज पे थोड़ा सा कट करके इंडिया जैसी कंट्री पे लगाना चाहते हैं, जिससे उनको जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी मिले सप्लाई चेन के मामले में. ठीक है, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स वुड नेवर वेपनाइज इट्स सप्लाई चेन प्रेजेंस, citing the Ukrainian invasion and asserting that Moscow had weaponized its, जैसे कि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर हम चाइना की बात करें, उसका डोमिनेंस अगर हम सोलर पैनल्स में देखें, ईवीज जैसे मैंने और बताया आपको, तो इसीलिए बेसिकली वॉशिंगटन इज वेरी कीन के जो लोकल पार्टनर्स हैं उसके डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके साथ अपना रिश्ता बढ़ाएं ताकि सिलेक्ट सप्लायर्स पे ओवर कंसंट्रेशन ना रहे. मिस येलन की विजिट की अगर हम बात करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ये उभर के लेके आती है, बहुत सारे चैलेंजेस को भी जो हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप में है. स्पेशली अगर हम बात करें क्योंकि ये जो वॉशिंगटन की जो करंट रजीम है, जो बाइडेन का रजीम है, वो ट्रंप ने देखिए बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया के अगेंस्ट भी की हैं. ठीक है, क्या किया था उन्होंने विड्रॉ कर लिया था ड्यूटी फ्री एक्सेस, जो हमें बेसिकली हमारे गुड्स को मिलता था यूएस में, हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलता था. किसके माध्यम से, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के माध्यम से, जिसमें हमें एक डेवलपिंग नेशन देखा जाता था. ट्रंप का कहना था कि नहीं, ये बकवास है, इंडिया कहाँ से डेवलपिंग नेशन रह गया, ये तो डेवलप्ड बन चुके हैं, तो इनको कोई ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी एक्सेस नहीं देना इनके गुड्स को. ठीक है, तो लेकिन अभी इस पे तो कोई बातचीत नहीं आई है, लेकिन एक ट्रंप ने एक और डिसीजन लिया था, ट्रंप की रिजीम ने, उन्होंने हमें मॉनिटरिंग, अपनी ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट पे रख दिया था. मॉनिटरिंग लिस्ट में पता क्या होता है, अब लेकिन रख दिया था, लेकिन बेसिकली जो बाइडेन ने हमें मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल दिया, और ये अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही हुआ है. ठीक है, तो मॉनिटरिंग लिस्ट में रखने का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने करेंसी को बेसिकली बेफालतू वो लोग डेप्रिशिएट होने देते हैं. क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, करेंसी किसी भी कंट्री की डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, क्योंकि पहले अगर आपको एक्सपोर्ट करके $1 मिल रहा है तो आपकी कंट्री में उसको 70 रुपए में कन्वर्ट करवा रहे हो, अब तो आप 80 रुपए में कन्वर्ट करवा रहे हो. तो एक्सपोर्ट्स में फायदा, तो कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, कंट्री का स्टैचर बढ़ेगा पूरी संसार में. तो हमको इस लिस्ट में रखा गया था बहुत सारी और कंट्रीज के साथ, पर हमें फाइनली अब जो बाइडेन ने रिमूव कर दिया है. ठीक है, इनफैक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस नोट्स, अब इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, भारत ने बड़े सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए हैं, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स. हम चाहते हैं कि अगर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी हमारा प्रिवेसी का मैटर है ना, राइट, कोई भी डेटा लेता है तो वो यहीं पे अपने सर्वर्स में रखे, बाहर नहीं लेके जा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते. ठीक है, हमने बहुत सारे टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं, उन्होंने भी किया, हमने भी किया है. ठीक है, इसीलिए बेसिकली और कुछ इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया का अपनी कुछ डिमांड्स हैं, विच ऑफ कोर्स इज वेरी जेन्युइन और स्वीट जेनरस टू इंडिया.
तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिलते नहीं हैं, इसीलिए हमारा बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विद इंडिया सेट टू टेक अप द रेन्स ऑफ G20 presidency, New Delhi has a chance to steer the global economic and trade agenda towards greater equity, including on climate change, especially given Miss Yellen's vocal assurance of US backing. Of course, आई क्यों थी वो हमारे यहाँ पे? इसीलिए आई थी क्योंकि एक तो उन्हें हमें मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाना था, दूसरा उनको सपोर्ट दिखाना था कि हम यूएस की प्रेसिडेंसी को बैक करते हैं। तो अब उन्होंने बैक किया है तो हमें ऑफकोर्स बड़े सारे चांसेस हैं, ट्रेड को बढ़ाइए, हम क्लाइमेट चेंज पे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाइए, कॉपरेशन बढ़ाइए, बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे हम बेसिकली एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नथिंग हियर। ओके, सेंटर सीक्स टाइम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस। तो सेंटर ने, देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है मंडे को कि हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, वी वांट अ लिटिल मोर टाइम, क्योंकि हमें बेसिकली अपना स्टैंड क्लैरिफाई करना है। हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा स्टैंड क्या है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, जो बेसिकली फ्रीज कर देता है किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर और नेचर, जो अगस्त 15 1947 के समय था। अगर ये मॉस्क है तो मॉस्क है, अगर ये टेम्पल है तो टेम्पल है, जिस भगवान का टेम्पल है उसी का टेम्पल रहेगा। यू फ्रीज इट देयर ताकि बेफालतू के कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट और ना हो। तो बेसिकली अब यूनियन गवर्नमेंट कहेगी हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, क्योंकि अयोध्या जजमेंट में तो बेसिकली अयोध्या जजमेंट के हिसाब से तो वो मॉस्क था, बाबरी मस्जिद था, उसको आपने चेंज कर दिया, लेकिन उसको एक्सेप्शन रखा गया था 1991 के एक्ट के तहत भी, ठीक है। तो वो तो आपने कर दिया, लेकिन अब ज्ञानवापी मॉस्क और बहुत सारे ऐसे केसेस आगे आएंगे, तो उस पर क्या यूनियन गवर्नमेंट क्या अपना स्टैंड रखती है कि क्या पूरा लॉ ही बेकार था या क्या करना है, मतलब एग्जैक्टली। तो ये हम देखेंगे बेसिकली दिसंबर 12 तक, इस पे जो भी होगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेड विद इंडिया डबल्ड टू $2 billion इन पास्ट 2 years, so there's nothing much here. Why? Because ओके क्योंकि नॉर्वे के साथ मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये बस मतलब कुछ नया है, तो हमने देख लेंगे इसे कि बायलैटरल ट्रेड इंडिया और नॉर्वे के बीच में डबल हो गया, 2 बिलियन तक हो गया है, पहले 1 बिलियन होता था, पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है। ये इंटरेस्टिंग है। ये किसने कहा है? नॉर्वे के एम्बेसडर जो इंडिया में आए हैं उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि देखिए नॉर्वे को बहुत इंटरेस्ट है इंडिया के साथ डील करने में, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी और ओशन टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। और इनका ये कहना है कि नॉर्वे बेसिकली ना इन्वेस्ट करना चाहता है $1 बिलियन, कितना अराउंड $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में अगले 5 साल में। और हमें बिल्कुल बहुत उम्मीद है, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो इस इन्वेस्टमेंट का बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन ले लेंगे। इंडिया हैज़, क्योंकि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है सोलर एनर्जी जनरेशन का, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट लार्जली सोलर में हो सकती है। ओके तो नॉर्वे, देखिए नॉर्वे में बहुत विंड एनर्जी है। अगर आप पढ़ते हैं ना जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी एंड ऑल दैट, तो नॉर्वे भी आप पढ़ते होंगे ग्लोबल मैप में, है ना। तो लेकिन नॉर्वे और इंडिया में पता है क्या विंड एनर्जी से रिलेटेड सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने सिर्फ तमिलनाडु और गुजरात को ही एक्सप्लॉइट किया अभी तक। यहीं पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वायबल है तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु में भी आप देखते हैं ऑफ शोर प्रोजेक्ट्स हैं, गुजरात में भी ऑफ शोर जो बीचेस पे बसे हुए हैं, जबकि राजस्थान में इतना पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसको हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाए हैं, जिसे हम अनटैप्ड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन नॉर्वे में ऐसा है कि हर जगह को एक्सप्लॉइट किया हुआ है उन्होंने, मतलब बहुत हद तक विंड एनर्जी में। तालिबान वांट्स टू एनफोर्स फुल इस्लामिक लॉ इन अफगानिस्तान। तो फाइनली क्या है यहाँ पे, तालिबान ने अपने वहाँ के सारे जजेस को, सारे कोर्ट्स को बोल दिया है कि फुली एनफोर्स कर दीजिए इस्लामिक लॉ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें अब देखिए अब जुडिशरी भी, जो जस्टिस सिस्टम है वो भी यहाँ पे इस्लामिक लॉ की तरह चलेगा कि पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग होगी, है ना। किसी को पीछे हाथ बांध कर उस पत्थर फेंके जाएंगे अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई अगर थीफ है तो उसके लिम्स काट, पैर काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये फाइनली इस तरह का रजीम चलेगा अब यहाँ पे। वेरी सैड, आई डो नॉट नो व्हाट टू से, बट nobody, I find nobody talking about it now. Everybody has sort of gotten too busy with their own national interest and nobody is talking about it. Ranil presents a crucial budget aimed at recovery and reform of economy. I'm not saying कि वैसे हाँ ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि सबको ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर देश में हैं, उस पर भी हर कंट्री नहीं ध्यान देती। पर सो कॉल्ड जो एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, they are also not concerned. पहले बस कुछ 1-2 महीने चला, but of course things die down. Ranil presents crucial budget aimed at a recovery and reform of economy. तो Ranil Wickremesinghe जो प्रेसिडेंट है बेसिकली श्रीलंका के, उन्होंने अब पहला बजट वो लेके आए हैं, फुल फ्लेडेड बजट, जो बेसिकली इनका कहना है कि हमारा बजट सोशल मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करेगा। हम जिनको नीड है उसमें हम सोशलिज्म भी दिखाएंगे,
लेकिन अब मार्केट इकोनॉमी यानी कि एक्सपोर्ट्स को भी फ्लरिश करेंगे। देखिए, अगर आपको किसी क्राइसिस से निकलना है, इकोनॉमिक क्राइसिस से, तो आपको एक्सपोर्ट्स पे ही निर्भर होना पड़ता है। यही भारत की आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, भारत जब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था तो 1991 की पॉलिसी लेके आए, जिसके तहत हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाया, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स किए। तो यही एक रह जाता है और कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है श्रीलंकन इकोनॉमी जो इतने बड़े क्राइसिस में घुस गई, ये सब वगैरह, जो इन्होंने डिफॉल्ट भी किया, $51 बिलियन तक के डेट को जो इन्होंने लिया हुआ था उसको रिटर्न नहीं किया। अब इन्होंने कहा है कि देखिए, श्रीलंका को ना ऑलरेडी IMF द्वारा स्टाफ लेवल पे अग्रीमेंट मिल गई है कि $2.9 बिलियन का पैकेज आपको हम दे देंगे। स्टाफ लेवल इन द सेंस कि सारा IMF के मेंबर्स वगैरह मानते हैं कि ठीक है, ये कंट्री नीड में है, इनको हम देंगे। पर बात यह है, जब तक श्रीलंका के जो सबसे बड़े क्रेडिटर्स हैं, जैसे जापान, 3 ही हैं क्रेडिटर सबसे बड़े, जापान, इंडिया और चाइना, जब तक ये बेसिकली अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर नहीं कर देते, हमने बड़ा सारा पैसा दिया हुआ है। अगर हम अपनी बात करें, पता नहीं कितने लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं जनवरी से लेकर अभी तक। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, या तो हम इनका रिटर्निंग टाइम पीरियड बढ़ा दें कि अगर आपने 2030 तक देना था तो आप 2050 तक दे देना, या वापस लोन का पैसा झुका देना। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इंटरेस्ट रेट कम कर दें। तो जब तक हम ऐसे कोई प्रोमिस तीनों कंट्रीज नहीं दे देते, तब तक इनको ये लोन, ये पैकेज मिलेगा नहीं IMF से। तो इन्होंने कहा है श्रीलंका ने कि हम बातचीत कर रहे हैं तीनों देशों से, और हम बिल्कुल उम्मीद है हमें कि ये सक्सेसफुल ही होंगी ये सारी बातचीत। ओके, तो यही सारी बातें की हैं। इन पे देखिए, श्रीलंका हाउस होल्ड में फूड इनसिक्योरिटी है, 68% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज रिजॉर्टिंग टू फूड कोपिंग स्ट्रैटेजीज। माल न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स इस वजह से बहुत हो जाएगा, इसीलिए बजट में अक्यूट माल न्यूट्रिशन को रिकॉग्नाइज करते हुए जो चिल्ड्रन अंडर 5 में स्पेशली है, तो उसके लिए बोला है कि श्रीलंकन रुपी जो है बेसिकली 500 मिलियन तक, यानी कि 11 करोड़ का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोग्राम्स पे लगाया जाएगा। न्यू इकोनॉमी पनपेगी बेसिकली, जो एक्सपोर्ट्स पे निर्भर होगी। ओके, और अब अभी तो ये 9% तक वैसे तो इनकी माइनस में जाएगी इस बार की ग्रोथ, लेकिन इनका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अप टू 8% हमने करनी है, क्योंकि नई इकोनॉमी, ना ही हम स्टेबलाइज करेंगे अपनी इकोनॉमी को, बल्कि अचीव करेंगे हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑफ कोर्स डूएबल है, हम भी तो एक क्राइसिस में थे ही ना, हमने किया है। तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। let's hope that our neighbor grows, but of course not with China. Okay, annual growth of $3 billion from new exports and over $3 billion in FDIs. FDIs of course एक और तरीका जो आपको क्राइसिस से निकलना है, FDI, अपने कंट्री को कॉन्ड्यूसिव बनाए, इन्वायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कीजिए ताकि बाकी कंट्रीज आके इन्वेस्ट करें, जॉब्स बनेंगी, MNCs आएंगी, सस्ते प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, और साथ ही में हम बेसिकली अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है हमारे GDP का, उसको 100% से ज़्यादा बढ़ाएं, इंटरनेशनल ट्रेड को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।